हाँ देखो, यस सर। पहले तो क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 20 है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा एक बात बताओ अश्मिता, आप और कहीं कोचिंग पढ़ते हो क्या अभी? नहीं सर। अच्छा। भानु प्रताप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 वर 8 lakhs एंड 10 lakhs रिस्पेक्टिवली। पहले मुझे ये बताओ कि फिक्स्ड कैपिटल का क्या मतलब है? सर फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जो सर मतलब ट्रांजैक्शन में सर जिसपे कोई इफेक्ट नहीं आता है सर। हाँ वो तो है, लेकिन उसमें फिर किस अकाउंट से ट्रांजैक्शन करेंगे? सर इसमें से दो अकाउंट बनेंगे, एक फिक्स्ड का अलग बनेगा और करंट अलग बनेगा, मतलब फिक्स्ड का अलग हाँ, बनेगा और उसका अलग बनेगा सर करंट कैपिटल का। का। यस हाँ, देखो करंट का। अब इसमें ये है कि एक सेकंड, तो मुझे एक चीज और चेक करने दो। करंट अकाउंट है ना? यस सर। मतलब कैपिटल फिक्स्ड है तो हमें भानुस करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। भालू। ओके सर। हाँ, वरना जो कुछ बूढ़े टीचर होते हैं ना, वो इस बात पे बुरा मान जाते हैं। अब सुनो, देयर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000 एंड 1 lakh रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज, इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 15% पर एनम। ठीक है, अब यस मुझे ये सर। बताओ कि तुमने क्या इक्वेशन बनाई थी? सर मैंने नहीं एक मिनट, पहले अश्मिता बताए तुमने क्या इक्वेशन बनाई थी? तो किसकी, वो ड्राइंग्स की? हाँ सर मैंने तो ड्राइंग्स को डायरेक्टली ना 15% निकाल के लिख दिया था, 50,000 और 1 लाख का। क्या तुम्हें वो एवरेज पीरियड वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है क्या? सर पता था पर वो मैं भूल गई, देखना। अच्छा देखो, पहली बात तो 15/100, क्योंकि एनुअल ड्राइंग जो है वो 50,000 हम लोगों को दी है, 15/100। और उसके बाद आखिरी में इसमें एवरेज पीरियड दिया नहीं तो 6/12। अगर यस सर। तुम इससे करते हो ना कि जैसे अब मैं इसे ऐसे करती हूँ 1 2। सर अश्मिता में आपकी स्क्रीन रुक गई है सर। किस पर? अश्मिता में सर कह रही है वो मुझसे। अच्छा, लेकिन तो उसका नेट इशू है, क्योंकि वरना हम लोगों में तो चल रही है ना। हाँ सर मेरे में तो बढ़िया चल रही है सर। हाँ तो कुछ नेट का इशू है, सही करो आप। अब जैसे अगर आप 250 इंटू 15 करोगे ना, यस सर। तो आंसर आएगा 3750। 3750 ओके सर। 3750 3। 3750 ओके सर। मैं एक और क्लियर रख देता हूँ थोड़ा सा, 3750। और अश्मिता की स्क्रीन अब सही आ गई? हाँ हाँ सर आ गई। हाँ, और जो दूसरा है उसमें होगा 1 लाख इंटू 15/100 इंटू 6/12। ये तो देख के ही पता चल रहा है कि इसका 7500 रुपये होगा, क्योंकि ये तो वैसे जीरो जीरो कट गया सर, ये टू सा कट गया। ये देखो 7500। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये बताओ कि 50,000 का 15% कितना होगा? सर 15,000 का 50% होगा सर, कितना होगा सर? ये होगा 7575। 7575 नहीं, 7500। हाँ 7500। और 6/12 का मतलब है 1/2, तो आधा कर दो। तो ये तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, पर ये आपने ध्यान नहीं दिया इस पे, वरना ये तो क्वेश्चन था ही नहीं कुछ। 7500 ये है, 3750 ये है। सात्विक समझ आया? यस सर। अब इससे कर लोगे आंसर आ जाएगा आपका। अब मुझे जय सर आप तुम बताओ बहुत कि तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था? सर मेरा भी यही नहीं हुआ था सर। एक मिनट, ये पक्का ना? बाकी तो सर, कर लिए थे। सर आपको तो मैंने होमवर्क भेजा था बिना चीटिंग के सर। अच्छा चलो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। नहीं कर लेता, नहीं एक बार मैंने उसने किया भेजा है। था। तुम लोग ऐसी वाली लाइनें तो सारी खींच रहे हो, अश्मिता तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं। यस सर। पर ये वाली लाइनें होती है ना, यस सर। ये भी खींचा करो, यस ये सर। और ये स्पेशली, क्योंकि फॉर्मेट इसी से पता चलता है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। बाकी और ऊपर नरेशन भी लिखनी होती है, नरेशन लिख दिया करो, बताई थी मैंने उस दिन। एज ऑन फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है वो फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन, ठीक है। यस सर।
और ऊपर पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो भी हो मेंशन कर देना, क्योंकि इससे नंबर कटते हैं और जरूर करते हैं, क्योंकि बच्चा जो जिसने आंसर सही करा है टीचर को होता है कि हाँ एक आध नंबर तो इसका ले ही जाऊं कहीं से, थोड़ा बहुत तो चाहिए होता है। ठीक है, यस सर। अब आज हम लोग करते हैं चैप्टर नंबर 2 बीएसटी का। सर चैप्टर नंबर 2 बेस्टी का, ओके सर। हाँ, चैप्टर नंबर 1 की मैं बेटा यूट्यूब पे आज डाल दूंगा, चैप्टर नंबर 1 की नहीं 2 की, और उस सॉरी 2 की नहीं 3 की, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसकी, Yes, sir. और एक और चैप्टर, एक और जो हम लोगों ने क्लास ली थी उसकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा ऑनलाइन। ठीक है सात्विक? सर वो परमिशन मिल गई सर वो वाली सर? अरे उसकी वो मैंने उसके बाद चेक नहीं करी, अगर नहीं मिलेगी तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके सर। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यस सर। यस सर। पहले ये बताओ कि तीनों में से किस किसने ये पढ़ा है? सर मैंने सर पढ़ लिया है सर। हाँ तुमने पढ़ लिया, तुमसे तो मैं पूछूंगा बीच बीच में। तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों में से तुमने अश्मिता पूरा पढ़ा है ये चैप्टर? नहीं सर मैंने अभी नहीं, हाँ मतलब सिर्फ स्कूल में तो पढ़ा दिया गया था, मैंने पढ़ा तो था, लेकिन अब मैंने बहुत टाइम से इसको रिवाइज नहीं करा इस वाले चैप्टर को। अच्छा, और सात्विक तुमने? नो सर। अच्छा चलो ठीक है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बोर्ड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट मैनेजरियल डिसीजंस एंड बिहेवियर। यस मतलब सर। जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, और उनको बिहेवियर को एनालाइज, मतलब तुम सीधे साफ शब्दों में समझो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं जनरल गाइडलाइंस होते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो, वो कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं होते हैं कि हाँ आपको यही करना है और इसे करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो गाइडलाइंस होती है कि आप इन्हें इस वे में करोगे, इस टाइप से करोगे, ऐसे करोगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा और आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। यस सर। इसकी डेफिनेशन होती है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बोर्ड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। यस सर। स्क्रीन क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यस सर। जनरल गाइडलाइंस होती हैं पहले तो, ये तो बता दिया मैंने आपको। यस सर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइन टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। मैंने अभी बताया था रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता है, ये आपको खाली एक गाइडलाइन होती है जो आपको कोई भी एक्शन करने में हेल्प करती है। यस सर। ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है इसकी कि आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल एट ऑल टाइम, मतलब परवेसिव होता है अगर सादे शब्दों में कहें तो। यस सर। ठीक है, हाँ, कंटिजेंट होता है, कंटिजेंट का कोई मुझे मतलब बताओ। अच्छा ये बताओ इसमें तो आपके स्कूल में बीएसटी की कौन सी बुक चलती है? एनसीईआरटी? यस सर। और सात्विक? यस सर। आपने पूनम गांधी ली? नो सर अभी नहीं। ले लेना बेटा। और सर इसके स्कूल में कॉपी नहीं लिया है, तब मेरी मंडे को आ जाएगी सर। बेटा पिछले मंडे को भी आ रही थी। सर मैं नहीं सर, मंडे को ही सर कहा था मैंने, इस वाले मंडे को। अच्छा, तो मुझे लग रहा होगा। सॉरी सर। कंटिजेंट का मतलब बताओ मुझे। सर मैं बताऊँ सर? हाँ, सर सर प्रिवेलिंग सॉल्यूशन एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कंटिजेंट का मतलब होता है जैसे एक कंटिजेंट लायबिलिटी भी होती है। यस सर। कंटिजेंट लायबिलिटी बता देता हूँ। कॉन्टिनेंट। कंटिजेंट कह लो, कॉन्टिजेंट कह लो, एक ही बात है। एक कंटिजेंट लायबिलिटी भी होती है। यस सर। ओके, इसका मतलब होता है कि ये होगा तो ये हो जाएगा, मतलब ये सिचुएशन पे निर्धारित होती है। कि कंटिजेंट लायबिलिटी कि आप समझो कि ये कुछ मतलब ये एक टाइप के बिजनेस एनवायरनमेंट में भी आप कह सकते हो, जैसे ये एक थ्रेड टाइप का आप कह सकते हो कि अगर आज बारिश हो गई, यस सर। तो जैसे आप समझ लो कि आपका एक ब्रिक मिल है, आपकी एक भट्टा है। यस सर। ठीक है, और तो आपकी ये कंटिजेंट लायबिलिटी होगी कि अगर आज बारिश हो गई तो ईंटें बर्बाद हो जाएंगी, मतलब अगर आज ये हो गया तो ये हो जाएगा।
इसकी अगर मैं सीधी आपको अगर मैं आपको वो डेफिनेशन बताऊं तो contingent means their application is depend upon the prevailing situation at a particular point of time. समझे समझे बच्चों? यस सर। जय अगर नहीं समझ आया तो बताओ, मैं दोबारा बता दूं। सर समझ तो नहीं आया सही वाला। हाँ, कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब है कि अगर ये हो गया तो हम ये करेंगे। यस सर। सर ये हो गया तो हम ये करेंगे। हाँ, हमारा एक्शन सिचुएशन पे डिपेंड करता है। Our actions all depends on situations. हाँ, कि अगर ये नहीं होगा तो हमें ये करना ही नहीं है, अगर ये हो गया तो हम ये करेंगे, वरना हमारा ये करने का कोई प्लान नहीं है। सर सेकंड प्लान मतलब? हाँ, सेकंड प्लान नहीं कह सकते, पर हाँ ये है कि एक इसका अगर कुछ हो जाता है ना, कि अगर जैसे कोई चीज हैपन हो गई है तो उसको ओवरकम करने के लिए या उसका डैमेज डिक्रीज करने के लिए ये चीजें करी जाती हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटीज मतलब वही चीज होती है जो अगर अचानक से हो गई तो उनके सोल्यूशन के लिए, मतलब अगर तब हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना पहले से उनका सोल्यूशन हम नहीं लगा के रखते हैं। यस सर। ठीक है, जैसे अगर मैं फिर से एक बार बताऊं इसकी डेफिनेशन, तो कंटिंजेंट जैसे इसमें मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है ना, तो कंटिंजेंट मतलब कि मैनेजमेंट की आपको कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे तब जरूरत पड़ती है कि अगर ये चीज होगी तो हमें मैनेजमेंट ऐसे करनी है इस चीज की। यस सर। डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से, जैसे देयर एप्लीकेशन डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशंस, जैसी सिचुएशन होगी वैसी एप्लीकेशन होगी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम पे। आप समझे? यस सर, आप समझ गया सर। सात्विक आप? यस सर। अश्मिता आप? यस सर। ठीक है। Formed by practice and experiment. Principle of management are derived by observation, experimentation and personal experience of managers. मतलब कि ये जो है एक्सपेरिमेंट्स, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के साथ और एक्सपीरियंस के साथ ये प्रिंसिपल्स बने हैं। सर वो आउट ऑफ फ्रेम हो गया सर आपकी वाली कॉपी सर। अच्छा, ये देखो। Formed by practice and experiment. Principles of management are derived by observation, experiment and personal experience of managers. यस सर। ठीक है? यस सर। अब फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिजिड, क्योंकि ये रेडीमेड सोल्यूशन देते नहीं है, ये जनरल गाइडलाइंस है, तो इनको आपको तोड़ मरोड़ के सोल्यूशन निकालना होता है। समझे? बच्चों अगर नहीं समझे तो बताओ, मैं समझा दूंगा, ऐसे क्यों कर रहे हो? समझ गए। सर लोग इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते हैं सर। क्या? ये लोग इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते हैं सर। अरे तुम भी कौन सा बता रहे हो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो बताओ तो बच्चों। सर मैं तो पहले पढ़ चुका हूँ सर चैप्टर। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ अश्मिता समझ आया? यस सर। और Yes, sir. सात्विक तुम्हें? यस सर। अगर फ्लेक्स, देखो बीएसटी बोरिंग होती है नो डाउट, पर स्कोरिंग भी यही होती है बच्चों। ठीक है? यस सर। Flexible, they are Yeah, not rigid yes. but are flexible and can be modified by manager when the situation demands so, या so demand, एक ही बात है। Behavioral management is all about behavior, कि आप कैसे बिहेव करते हो। बिहेवियर का मतलब है कि आपको अपना काम निकलवाना आना चाहिए सामने वाले से, कि आपका इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर होना चाहिए कि सामने वाला आप पे बिलीव करे, आपकी बात माने, आपका काम करे। यस सर। ठीक है? यस सर। यस सर। Significance of management provide the manager with useful insight to reality, मतलब कि मैनेजर को रियलिटी को क्या कहते हैं ऑब्जर्व करने में और उसमें इनहेबिटेट होने में टाइम नहीं लगता है। अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को वो समझता है तो उसको जो भी रियलिटी, जैसे अगर कोई नया मैनेजर है, नया इन द सेंस कि आप पहले किसी और फर्म में थे, पहले आप सेल्स डिपार्टमेंट में थे, अब आप किसी और फर्म में हो, आपको मार्केटिंग में रखा हुआ है, तो आपको उसका एनवायरनमेंट, उसकी रियलिटी और वहाँ के जो लोग हैं, जैसा भी क्या कहते हैं कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है, जितनी भी चीजें होती है, उन्हें उनकी रियलिटी आपको जानने में इतना टाइम नहीं लगेगा। पीयर रिकॉग्नाइजेशन जानने में टाइम ना लगे सर। हाँ,
helps in optimum utilization of resources as the wastage associated with the trial and error approach can be overcome. अश्मिता, trial and error क्या होता है? सर ट्रायल एंड एरर, हाँ, कैन आई एक्सप्लेन? एक मिनट रुक जाओ। सर ट्रायल एंड एरर मेरे हिसाब से कि हमें किसी मतलब कोई भी मतलब पर्टिकुलर चीज है उसको ट्राई करें, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका रिजल्ट सही हो, मतलब ट्राई करें और फिर उसका रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, और सात्विक आपके हिसाब से? सर इसका मतलब है हम लोग को चीजें मतलब सोच समझ के करनी चाहिए, ट्राई कर लेना चाहिए कि सही क्या आ रहा है, सही डायरेक्शन में एक जा तो रहा है या नहीं। एक सेकंड जय, अगर कोई और बता रहा हुआ करे तो सर। गुस्सा मत करो, ठीक है? सर हंस नहीं रहा हूँ सर, एक चीज पे से आ गई सर। अगर किसी और चीज पे भी हंस रहे हो तो माइक बंद कर लिया करो, क्योंकि इससे बाकी बच्चे जो होते हैं अगर वो सही भी बता रहा होगा वो नहीं बताएगा। सर हंसी तो आपको भी आ रही है सर। नहीं आ रही है। देखो, सुनो, तुम सही बता रहे हो, मतलब एक फिलहाल तुमने बताया क्या था, सात्विक एक बार रिपीट करोगे? सर इसका मतलब है हम लोग को चीजें ट्राई कर लेनी चाहिए कि मतलब जो हम लोग कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो, तुम भी थोड़ा सही बता रहे हो, पर इसको अगर मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में कहूँ ना, मैं बताऊँ? हाँ, आप ही बता। सर सर ये एक मेथड होता है सर, इसमें हम लोग को सर अपनी सॉल्विंग अप्रोच तब तक लगानी चाहिए जब तक हम लोग एक बेस्ट मेथड ना फाउंड कर लें सर। हाँ, एक तो ये चीज कि पहले तो कि बेस्ट मेथड फाइंड करने का ट्रायल एंड एरर अप्रोच होता है। दूसरा, Yes, sir. ट्रायल Yes, sir. एरर लिखा हो कहीं पे, ट्रायल एंड एरर, या फिर हिट एंड थंब रूल या ऐसी कोई भी चीज लिखी हो ना, यस सर। तो इसका मतलब है तुक्का मारना। तुक्का मारना। क्योंकि इसमें क्या लिखा था, अभी आप ध्यान से पढ़ो इस वाले को। हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एज अ वेस्टेज एसोसिएटेड विद ट्रायल एंड एरर अप्रोच। क्योंकि ट्रायल एरर में तुक्का मारोगे तो वेस्टेज ज्यादा होगी। कि अगर आपको जैसे Yes, sir. किसी चीज का आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें हमें क्या, इसे हमने कैसे मैनेज करना चाहिए, या इसमें हम क्या सोल्यूशन ला सकते हैं, तो आपने तुक्का मार दिया कि ये सोल्यूशन होगा, ये कर Yes, लेते sir. कर लेते। तो उसमें अगर आप 5 बार मार रहे हो तो हो सकता है 5 बार में पांचों सही हो, 5 बार में एक भी सही ना हो, 5 बार में 2 सही हो। तो ट्रायल एंड एरर का मतलब है तुक्का मारना, ठीक है? यस सर। और हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एज अ वेस्टेज एसोसिएटेड विद ट्रायल एंड एरर अप्रोच कैन बी ओवरकम। मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाती है अगर ट्रायल एंड एरर अप्रोच हम लोग ना लगाएं तो। यस सर। ठीक है? यस सर। एफिशिएंसी समझ रहे हो ना? यस सर, एफिशिएंसी समझ गया सर। अश्मिता, एफिशिएंसी क्या होता है? सर एफिशिएंसी मतलब होता है टू कंप्लीट द वर्क विद गिवन कॉस्ट। सर हाँ, ऑप्टिमम रिसोर्सेज विद ऑप्टिमल मिनिमम कॉस्ट। रिसोर्सेज एंड गिवन कॉस्ट। हाँ हाँ, मतलब कि वेस्टेज कम हो, सस्टेनेबली sir. हो जाए, मिनिमम कॉस्ट हो। यस sir. सर। सही कह रही है। हेल्प मैनेजर इन टेकिंग साइन, एक सेकंड ये पढ़ लेता हूँ। दे हेल्प इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसीजन आर फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का मतलब है कि अगर हम लोग जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का यूज कर रहे हैं तो हम लोग तो उनके प्रिंसिपल्स लगा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोगों को जो सही लग रहा है वो हम लोग चूज करेंगे सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन अगर पर्सनल वाइज की बात करें तो उन्हें, कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं कि उन्हें लग रहा है ये मेरा करीबी है तो मैं इसी को काम दे देता हूँ, ये वाला तो ज्यादा मतलब कि एम्प्लॉय की डेवलपमेंट वाला काम हो, भले ही वो इतना डिजर्विंग ना हो, लेकिन हाँ कि अगर ये बंदा जो है ये अगर मेरा खास है तो मैं इसी को काम दे देता हूँ, चाहे वो उसके लिए क्वालिफाइड हो चाहे ना हो। Yes, sir. समझे? यस सर। Yes, sir. Helps manager in taking scientific and thoughtful decisions based on objective assessment of the situation. ये जो है ना, ये हेल्प, अच्छा ये जय, ये तुम समझाओ सर कौन से सर? थर्ड। सर हेल्प मैनेजर इन टेकिंग साइंटिफिक थ्रू डिसीजन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। सर ये सर मैनेजमेंट को सर हमेशा सर वो एक सर पूरा मतलब एक साइंटिफिक वो फॉलो करने के लिए कहता है सर, ये नहीं कि सिर्फ वो अपनी मर्जी चला रहा है सर। अच्छा, चलो एक काम करो, मतलब जय तुम थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि तुम अभी ये चैप्टर समझ चुके हो, है ना? सर नहीं सर, आप तो सर परेशान कर रहे हैं सर। अरे नहीं, सुनो तो,
यस तो सर। अब जब तक ये अभी क्लास चल रही है मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन भेज रहा हूँ। यस सर। ये तुम क्वेश्चन मुझे लिख के, और अश्मिता तुम कहाँ बैठी हो? सर मैं इसके दूसरे वाले रूम में। अच्छा, तुम इसके पास, इसको थोड़ा मतलब ऐसी जगह बैठो कि जहाँ से जय दिखता है। ओके सर। मैं तुम्हें 2 लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा हूँ जय, यस सर। और जब तक ये क्लास खत्म हो रही है यस सर। तुम्हें, नहीं जब तक क्लास नहीं खत्म हो रही है तुम्हें, अभी 2:10 हुआ है, 2:30 पे तुम्हें वो मुझे 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिखाने की तुमने उसका क्या आंसर लिखा है, ठीक है? सर आंसर भी लिखना है सर? और क्या? ओके सर। हाँ सर ग्रुप पे भेज दीजिएगा, बाद में ये लोग भी कर लेंगे। हाँ, ये लोग भी कर लेंगे, पर अभी सर मैं वैसे सर मैसेज क्वेश्चन तक। सुनो, यस सर। मैं क्वेश्चन नहीं, मैं तुम्हें एक यस सर। क्वेश्चन नहीं भेजता हूँ, तुम एक क्वेश्चन तुम बोर हो जाओगे। अरे सर बोर नहीं होंगे सर। हाँ सुनो, यस सर। अब जब तक ये क्लास खत्म हो रही है यस सर। तुम्हें वो क्वेश्चन करने में, ज्यादा नहीं, मैं तुम्हें 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर 20 क्वेश्चन? हाँ, सर इतनी देर में इतने कैसे कर पाऊंगा? 20 क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, ठीक है? ओके सर कर लूंगा सर। हाँ, रिटन वाले हैं लेकिन एमसीक्यू वाले नहीं है। 20 में कुछ नहीं, अगर तुमने 15 भी कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। ओके सर कर लूंगा, और सर फेयर करूंगा बिना चीटिंग के। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके सर। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम। सर एक सेकंड सर, बस सर, बस एक सेकंड। सर ले लिया सर। ले लिया? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले पेज का, इस वाले का, दोनों का ले लो। दोनों का ले लूँ? हाँ दोनों का ले लो। सर एक, सर ले लिया सर। ले लिया? यस सर। अब इसका ले लो। सर लेकिन सर बहुत है सर ये तो सर। अरे करके तो देखो, अच्छा लगेगा। सर ले लिया सर। ले लिया? यस सर ले लिया। अब ये 20 क्वेश्चन है, 20 में अगर तुम 15 भी कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब ठीक है सर, मैं माइक ऑफ करके जा रहा हूँ करने सर। क्या? सर मैं माइक ऑफ करके करने जा रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके सर, कुछ बाय ना बाय सर। समझ आए तो पूछ लेना। ओके सर, ओके सर। हाँ, अब बाकी बच्चों आप सुनो। यस सर। मैनेजर Yes. helps manager in taking scientific and thoughtful decision based on objective and assessment of situations. ठीक है? पहली बात तो अगर फ्रेम से बाहर हो तो बता दिया करो कि ये चीज फ्रेम से बाहर है सर, नहीं दिख रही है। ओके? यस सर। Yes. ठीक है। Helps in meeting changing environment requirements as they can be modified according to the needs of the environment. Contingent है, मतलब वही सेम बात आ गई। Yes, Helps in fulfilling social responsibilities. Social responsibilities भी fulfill हो ही जाती हैं। वो तो हर चीज में मेंशन हो, हर चैप्टर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी, पर वो ऑटोमेटिक ही फुलफिल हो जाती है, मैनेजर कभी करते ही नहीं है, पता नहीं कैसे हो जाती है। Used as a bias for management training, education and research. ठीक है? Yes. बेसिस, सॉरी बायस नहीं है, यूज्ड एज अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए बेस होते हैं बिल्कुल, कि इनसे ही बेस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है? Yes. सात्विक आवाज आ रही यस है? सर। यस सर। और थोड़ा फोकस करो आप भी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अभी जय बैठा कर रहा है ना, Yes, sir. ये 20 के 20 क्वेश्चन आप लोगों को भी करने हैं। अभी क्लास के बाद मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, आपको भी करने हैं ये, ठीक है? Okay. यस सर। हाँ, अब है फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहले ये बताओ फ्यूल के कितने प्रिंसिपल होते हैं? 14. नाम मतलब याद है 14? Sir, नहीं. सात्विक तुम्हें? नो सर। अच्छा, देखो इसकी एक ट्रिक होती है, डैड, पेप्सी, पीसेस, रूफ। ठीक है? Yes. यस सर।
इसमें आपके 14 प्रिंसिपल्स पूरे आ जाते हैं। दैट पेप्सी पीसीएस एंड रू। हाँ, पीसेस की स्पेलिंग ये रखना, डैट पेप्सी पीसेस रू। अब डैट में ये डी जो है वो है डिवीजन ऑफ वर्क, ए अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, डी मतलब डिसिप्लिन, पी मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ई मतलब एस्पिरिट डी कॉर्प्स, यस सर। पी मतलब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, एस मतलब स्टेबिलिटी, आई मतलब इनिशिएटिव, पी मतलब प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, सी मतलब सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, एस मतलब सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, आर मतलब रेम्युनरेशंस ऑफ एम्प्लॉइज, यू मतलब यूनिटी ऑफ कमांड, यू मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। यस सर। यस सर। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, और देखो ये इसकी ट्रिक है, ये याद कर लेना। ये ट्रिक मेरी नहीं है, मैंने भी एक जगह देखी थी और बहुत यूजफुल ट्रिक है ये, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मतलब कि डैट पेप्सी पीसेस रू से अगर आप ट्राई कर रहे हो तो बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा। यस सर, अभी सीखा करूंगा। अब मैं एक एक करके आपको इनके बता देता हूँ। जैसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क जॉब्स अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन, कि जो जिस चीज में बेहतर है उसे वही काम दिया जाए और कोई बंदा वो काम नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा मुझे ये बताओ। जय, अच्छा ठीक है। यस सर। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं लग रहे हैं सवाल। सर 3 हो गए सर। 3 हो गए। यस सर, शुरू के 3 हो गए सर। सुनो बेटा, यस सर। कोशिश करना थोड़े से, मतलब मिनिमम इतना तो हो। सर इतना हो सर, मैं तो एक एक लाइन के लिख रहा हूँ सर। हाँ मतलब एक एक लाइन में भी चल जाता है, पर कोशिश करना इतना हो। सर उसमें तो सर पहले वाले में तो यही लिखा है स्टेट द प्रिंसिपल, उसमें एक्सप्लेन लिखा ही नहीं है सर। चलो अब तो हाँ ऐसे कर दो, पर थैंक यू अगर सर। प्रिंसिपल लिखा है तो नहीं, प्रिंसिपल लिखा है तो आपको एक्सप्लेन करना है उस प्रिंसिपल का मतलब। सर मिनिमम नहीं इतना तो होना चाहिए, 3 लाइन तो दो ही दो। सर, इसमें बस ये लिखा है विच प्रिंसिपल इज यूज्ड। हाँ तब भी, क्योंकि एमसीक्यू थोड़े ना है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सर तो सर गलती हो गई तो एक भी नहीं हुआ है सर। क्या? तो सर एक भी नहीं हुआ है सर, फिर अरे मतलब वापस करना पड़ेगा। अरे वापस नहीं, वो जल्दी जल्दी में हो जाएगा वो भी। सुनो, यस सर। नहीं बाकी बच्चे आप तो कर चुके हैं। डिवीजन ऑफ वर्क में वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड जॉब्स। अब मुझे अश्मिता ये बताओ कि एक आदमी को एक काम क्यों देना चाहिए जो उस चीज में स्पेशलिस्ट हो या जो वो चीज अच्छे से कर सकता हो। सर अगर किसी इंसान को वो वाला काम देंगे जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं है, तो फिर उसका फोकस भी उस काम पे नहीं होगा और वो काम वो इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा जितना वो इंसान कर पाएगा जो उसमें मतलब स्पेशल है उस चीज को करने में। हाँ, एक और चीज है, ये आपने सही कही, और एक और चीज है कि जैसे आप समझो कि आपकी एक फर्म है, आपने यस उसमें आप उसमें 10 एम्प्लॉय ले आए, 10 नहीं 4, यस 10 फ्लो करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है। यस अब सर। अगर आपने इनको काम डिवाइड कर दिया तो काम जो है वो जल्दी हो जाएगा, सिस्टमेटिक वे में हो जाएगा। अगर आपने काम नहीं डिवाइड करा, आपने कहा कि ये फर्म है, आप एम्प्लॉय हो, जाओ कर लो काम, पूरा कर दो काम बस, इसमें क्या होगा, पहले तो काम की ओवरलैपिंग होगी कि पता चले एक काम था वो 2 लोगों ने कर लिया, या हो सकता है एक काम 3 लोगों ने कर लिया कि उन्हें लग रहा था ये इजी है तो ये मैं ही कर लेता हूँ। प्लस काम की ओवरलैपिंग होगी, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। दूसरी चीज, कुछ काम ऐसे होंगे जो सोचेगा कि ये सोचेगा कि इसने कर लिया होगा, ये सोचेगा कि इसने कर लिया होगा, ये सोचेगा इसने काम ही नहीं हुआ, वो किसी ने छुआ ही नहीं उसे। यस सर। तो यस बच्चों सर। को, तो लोगों को ये ध्यान रहेगा जो कंपनी एम्प्लॉयज होंगे उन्हें कि मुझे ये काम दिया, मुझे ये करना है। पर अगर उन्हें कोई काम नहीं दिया, सब अपने मन से कर रहे हैं, तो आधे से ज्यादा काम जो मेहनत वाले होंगे वो छूट जाएंगे, जो इजी वाले होंगे वो 10-10 लोग करके बैठे होंगे। यस सर। ठीक है। दूसरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। There should be a balance between authority and responsibility. अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, उसमें बैलेंस क्यों होना चाहिए कि जैसे आप किसी फर्म में सेल्स मैनेजर हो, ये फर्म है आपकी, आप इसमें सेल्स मैनेजर हो, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है,
कि ये भी करना है, आपको प्रॉफिट भी बढ़ाना है, सेल्स इंक्रीज करनी है, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन करना है, एम्प्लॉयज को भी संभालना है, और आपके पास अथॉरिटी है ही नहीं कि मुझे ये करने की अथॉरिटी नहीं है। मैं अगर किसी एम्प्लॉय को चाहूँ तो डांट नहीं सकता हूँ, मैं किसी एम्प्लॉय को चाहूँ तो फायर नहीं कर सकता हूँ, उसे वॉर नहीं कर सकता हूँ, अगर किसी चीज़ में चेंजेस लाना चाहूँ चेंजेस, मतलब आपके पास अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अथॉरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पूरी किसी कीमत पे नहीं हो सकती है। अगर आपके पास सिर्फ अथॉरिटी है कि जिसको चाहे फायर कर दो, जिसको चाहे आप वार्न कर दो, जिसको चाहे आपको अगर वो काम सही भी कर रहा हो तब भी आप उसे निकाल सकते हो, या ऐसी, या आपके पास सिर्फ अथॉरिटी है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं कि मुझे ये काम भी करना है या मुझे किसी को जवाब भी देना है। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी का मिसयूज होता है फिर। ठीक है। यस सर, यस सर। अब आता है डिसिप्लिन। इट मींस ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं ना, उनको जो उनका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। कि उनको जो जो कि पहली बात तो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होगा तो वो ज़्यादा अच्छा स्कोर करेगी। दूसरी बात कि ऑर्गेनाइजेशनल रूल, जैसे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि आपको 10 बजे आना है सुबह, जो जो ऑफिस में एंट्री टाइम है वो 10 बजे का है, और आप हो कि 11:30 बजे उठ के बैठे हो कि सोच रहे हो कि हाँ अब मैं जा सकता हूँ, तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी। ऑर्गेनाइजेशनल रूल जो होते हैं उनको ऑबिडियंस उनका करना पड़ता है। ये करना पड़ता है और करना चाहिए, क्योंकि उससे डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी आती है जो ऑर्गेनाइजेशनल की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है यस सर। सर जी, अगर सर मुझे किसी एक में दो समझ आ रहे हैं, दो प्रिंसिपल लिख सकता हूँ सर? वो लिख दो। ओके सर, थैंक यू सर। यूनिटी ऑफ कमांड। अब मुझे अश्मिता, तुमने ये पढ़ा है, मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ाई है, तो मुझे ये बताओ कि यूनिटी ऑफ कमांड यस क्या सर। होता है? सर यूनिटी ऑफ कमांड में मतलब सर एवरी इंडिविजुअल, मतलब वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल, देयर शुड बी ओनली वन बॉस फॉर ईच इंडिविजुअल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर ये बॉस है इस फर्म का और यस इसको सर। इसको वो इतने एम्प्लॉयज को ऑर्डर दे रहा है, तो क्या वो यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर आएगा? यस सर, आएगा सर। अरे भैया, तुम्हें जो दिया है तुम वो करो ना। कर रहा हूँ सर। तुम बताओ, आएगा नहीं आएगा? मतलब सर एक बॉस है वो 4 सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे रहा है ना। हाँ, हाँ तो आएगा सर, लेकिन अगर दो बॉस देंगे एक सबऑर्डिनेट को तो वो यूनिटी ऑफ कमांड में नहीं आएगा। मतलब देयर शुड बी ओनली वन बॉस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। कि आप ये समझो कि जैसे अगर आपका एक सबऑर्डिनेट है, मतलब एक नहीं, आपके जितने भी हैं, अगर एक कोई एम्प्लॉय है उसको दो बॉस से ऑर्डर मिल रहा है, पहली उसमें फिर ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है। पहली बात तो कि ये चीज होगी कि दोनों में से वो किसका काम पहले करे, यस जिसका सर। नहीं करोगे वही नाराज हो जाएगा। दूसरी चीज होगी कि ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज ये रहेगी फिर दिमाग में कि अगर एक का कर दिया दूसरे का नहीं हुआ, पहली बात तो वो इसे पर्सनली लेगा। दूसरी चीज है कि वो एम्प्लॉय इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे मल्टीपल बॉसेस से ऑर्डर आ रहे हैं। बॉसेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा कि जब मैं इसे ये काम दे रहा हूँ तो ये आपका काम क्यों कर रहा है, या ये काम ज्यादा जरूरी नहीं है, या ये जरूरी है। मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं अगर यूनिटी ऑफ कमांड ना हो। ये चीजें आप अपने स्कूल में भी देख सकते हो कि अगर ऐसा हुआ है कि एक बच्चे से दो टीचर ने कुछ कह दिया है, तो टीचर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और बच्चा भी दिमाग खराब हो जाता है उसका कि मैं किसकी सुनूं। ठीक है। यस सर। और उसमें टोटल लॉस होता है बच्चे का, क्योंकि टीचर्स या कोई भी अगर फर्म के ऑफिसर्स हैं, जो ऊपर मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं, उनका आपस में ऐसा कुछ नहीं होता। वो चीज़ें ज़्यादा पर्सनल लेते नहीं हैं, वो छोड़ देते हैं बाद में। लेकिन वो एम्प्लॉय के साथ पर्सनल हो जाते हैं, जो एम्प्लॉय उनका काम ना करे और सामने वाले बॉस का काम करते हैं। ठीक है। यस सर। अब मुझे बताओ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, या ये मैं ही बता देता हूँ। ऑल द units of organization should be moving towards the same objective through coordinated and focused efforts. coordination की वो क्या होती है डेफिनेशन? एक एक मिनट।
सात्विक, यस Yes. सर। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? तो यूनिटी ऑफ कमांड होता है कि मतलब एक फिर सिंगल कमांड पे जो कंट्रोल होता है। क्या होता है? हम्म, फिर इसका मतलब ये होता है कि मतलब एक ही इंसान को मतलब कमांड देनी चाहिए। नहीं, जैसे अगर मुझे ये बताओ कि जैसे मेरी फर्म है यस और सर। मेरे नीचे अगर एक जगह पे है कि मेरे नीचे खाली एक एम्प्लॉई है मेरा, यस सर। और एक जगह है कि मेरे नीचे 5 एम्प्लॉई है मेरे, यस तो सर। इसमें मैं यूनिटी ऑफ कमांड किस पे फॉलो कर रहा हूँ? हम्म, तो 5 वाले में से जो भी सब आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें तो ये भी आपको ही रिपोर्ट कर रहा है, इसमें भी यूनिटी ऑफ कमांड ही है। बट इसमें और कोई है ही नहीं यूनिटी मेंटेन करने के लिए। देखो सात्विक, यस सर। आप पहली बात तो लंबी छुट्टी के बाद आए हो, यस सर। तो आपको तो थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरी बात, पेपर आपके पास आ रहे हैं, मैं आपकी वजह से एक्स्ट्रा क्लास दोबारा ये कर रहा हूँ, यस ठीक सर। है? तो यस सर। इसलिए भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। और आफ्टर ऑल आपका रिजल्ट है, आपकी पढ़ाई है, फोकस करोगे तो बेनिफिट आपको ही होगा, नहीं करोगे तो बेटा लॉस भी आपको ही होगा। अच्छा रिजल्ट आता है तो घर वाले जो है ना, रिश्तेदारों के फोन उठाते समय शर्म नहीं आती है उन्हें, वरना फिर उन्हें ये शर्म आती है कि बच्चे को अगर मैंने पूरी साल उसने जो कहा मैंने वो दिया, मैं ऐसी कौन सी चीज था जो उसे नहीं दे पाया कि बच्चा पढ़ा नहीं देखे। यस सर। तो थोड़ा फोकस, पढ़ने में तो तुम सही हो, अगर थोड़ा फोकस कर लो तो तुम्हारा बहुत टाइम होगा। फिर से बता देता हूँ मैं, यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स कि यस एक बॉस से ही आपको ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है? कि सर। आपको 2 बॉस से अगर ऑर्डर मिल रहा है तो वो यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, वो गलत चीज है फिर, ठीक है? यस सर। आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि all the units of organization should be moved toward the same objective through coordinated and focused effort. अश्मिता, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है? सर कोऑर्डिनेशन की, हाँ, सर कोऑर्डिनेशन द डूइंग ऑफ मतलब कंप्लीटिंग टास्क इन अ सिंक्रोनाइजेशन वे, मतलब कंप्लीटिंग अ टास्क इन अ प्रॉपर मेथड और प्रोसेस। थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल, ठीक है? ओके सर। यस। थोड़ा पीछे का रिवाइज करते रहो, वरना पीछे का भूल जाओगे तो आखिरी जब जब बोर्ड्स पास आ रहे होंगे तो खाली आखिरी के 3 चैप्टर याद होंगे, पीछे के सब भूल चुके होंगे, यस। ठीक है? यूनिटी ऑफ यस। डायरेक्शन का मतलब है ऑल द यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स। मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का जो एक कॉमन गोल होगा ना, सर। उसकी तरफ ही सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो एफर्ट्स हैं उनको उनकी तरफ ही मूव करें वो एफर्ट्स, कॉमन गोल की तरफ ही। इसका मतलब होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पता चले ऑर्गेनाइजेशन का एक डिपार्टमेंट जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ फोकस कर रहा है, उसका मेन गोल ये है, उसे फर्म के कॉमन गोल से कोई मतलब नहीं है। एक जो है वो सोच रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे हो, वो सोच रहा है एक्सपेंशन के लिए। यहाँ प्रॉफिट, एक प्रॉफिट सोच रहा है, दूसरा सोच रहा है कि मैं कहाँ नई फैक्ट्री डालूं, कैसे डालूं, वो चीजें फिर गलत हो जाएंगी। एक कॉमन गोल होना चाहिए क्योंकि वो जल्दी पूरा होगा। समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। सबऑर्डिनेशन सर ऑफ इंडिविजुअल सर इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये हेलो सर। क्या हुआ? सर हो गए सर। 20 हो गए? सर 20 नहीं हुए सर, 15 हो गए। 15 में से 4 आते नहीं है, बाकी हो गए सर। तो अब 5 भी कर लो, लेकिन तो वो भी अच्छे हैं। सर वो सर बाद में कर लूंगा सर। अरे 5 कर लो, अच्छा लगेगा बेटा। सर आपके लिए इतने कर लिए सर, मतलब आपके लिए किए तो अपने लिए सर, आपके कहने पे सर। हाँ मतलब 5 मेरे कहने पे और कर लो, फिर मैं आराम से चेक कर लूंगा, आंसर शीट भेज दूंगा तुम्हें इसकी। नहीं, आंसर शीट अभी नहीं भेजूंगा, अभी मैं देख लूंगा, वरना फिर आंसर शीट भेज दूंगा तो ये लोग क्या करेंगे। ये भी बात सर आपकी। चलिए सर 5 में और कर ले रहा हूँ सर। ठीक है, सुनो। और सर जो नहीं हुए सर उस पर कुछ होगा तो नहीं सर? क्या?
सर जैसे मेरे 4 हुए नहीं है सर, 1 2 3 4 हुए नहीं है सर, तो सर वो क्या करूं सर? वो छोड़ दो, मैं कल बता दूंगा। ओके सर, ओके सर। सुनो, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यस सर। आप एक फर्म में, आप एक जो हो, आप एक फर्म के एजेंट हो, मतलब आप एक फर्म के एम्प्लॉइज हो ही उसके एजेंट भी हो, कि जैसे वो उसका काम है, शू फैक्ट्री है, एक शू फैक्ट्री, आप ये समझे कंपनी है जिसकी Yes, sir. शू फैक्ट्री है पूरी, तो उसमें रॉ मटेरियल Yes, sir. चाहिए है, तो 3 जगह पे रॉ मटेरियल मिल रहा है। Yes, एक sir. जगह पे क्वालिटी अच्छी है, प्राइस भी महंगा है, या 2 ही जगह Sir. माना, 3 जगह करना है। एक जगह क्वालिटी अच्छी है, प्राइस और भी महंगा है, यस सर। लेकिन वो जो एजेंट है वो उसे पर्सनली, ये जो रॉ मटेरियल की शॉप है, उस एजेंट को पर्सनली 5% का कट दे रही है टोटल सेल पे, कि जितना आप माल खरीदोगे Yes. हम पर्सनली आपको 5% उस पे देंगे, कि जैसे आपने अगर 50 लाख का माल खरीदा है तो 50 लाख के हिसाब से 2.5 लाख रुपए आपके, समझे? Yes sir. Yes sir. अब सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पहले रखना चाहिए, कि हमें इसकी जगह पे, कि इसकी जगह पे जाने से अच्छा हमें इस पे फोकस करना चाहिए, कि ये थोड़ा प्राइस अगर कम कर सके तो सही है, वरना थोड़े प्राइस में ही सेम क्वालिटी अगर ये दे रहा है तो हमें इसकी तरफ जाना चाहिए, इससे बेटर। समझे? Yes, sir. ये होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट की अगर डेफिनेशन देखें तो द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेकन प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी एम्प्लॉय। ठीक है? Yes sir. एम्प्लॉय के पर्सनल इंटरेस्ट से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए। बताओ स्मिता क्या कह रही है? सर कुछ नहीं कह रही। अच्छा, अब मुझे बताओ रिम्यूनरेशंस ऑफ एम्प्लॉइज का क्या मतलब है? रिम्यूनरेशंस क्या होते हैं ये बताओ पहले स्मिता। सात्विक आप बताओ। Sir, क्या sir? रिम्यूनरेशंस क्या होते हैं? Remuneration of employees. हाँ, रिम्यूनरेशंस ऑफ एम्प्लॉइज। तो मतलब जो employees को पे किया जाता है उनके वर्क के एक्सचेंज में। Yes, sir. रिम्यूनरेशंस ऑफ एम्प्लॉय का मतलब है कि जो फर्म कंपनी हो ना, उसे Yes, sir. एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन के हिसाब से, वर्क स्किल के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव वेजेस जो मार्केट में चल रहे हैं उसके हिसाब से, और जो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है उसके हिसाब से पे करना चाहिए। कि जैसे कि पहली बात तो एम्प्लॉय की क्या क्वालिफिकेशन है, कि आप अगर कोई स्पेशलिस्ट हायर कर रहे हो तो उसको कॉम्पिटिटिव वेजेस भी देने पड़ेंगे। कि जैसे आपने एक Yes, IIM sir. ग्रेजुएट को अगर हायर करा है तो उसको कॉम्पिटिटिव वेजेस देने पड़ेंगे। क्वालिफिकेशन उसकी ज़्यादा होगी तो और वर्क स्किल भी ज़्यादा होगी उसमें, लेकिन कॉम्पिटिटिव वेजेस के साथ साथ आपको अपनी भी पॉकेट चेक करनी पड़ेगी कि क्या मैं उसको वो कॉम्पिटिटिव वेजेस दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। ठीक है? Yes sir. Yes sir. इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ूँ तो एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर वेजेस व्हिच गिव्स देम अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। The remuneration should be according to the qualification, work skill, competitive wages and pocket of the organization. Okay? Yes sir. Centralization and decentralization. There should be subordinate involvement through decentralization and managers retention of final authority through centralization. अब मुझे ये बताओ, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, अस्मिता मुझे तुम समझाओगी, बताओ क्या होता है? सर सेंट्रलाइजेशन में होता है मतलब जब डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो सिर्फ जब एक के हाथ में होती है तो वो सेंट्रलाइजेशन होता है, और अगर डिसीजन मेकिंग पावर मोर देन 1 पर्सन के पास होती है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। अच्छा ये बताओ, अगर किसी एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होनी है यस तो सर। उसमें हम लोग क्या करेंगे? मतलब अगर किसी एम्प्लॉय की मैं डेवलपमेंट मुझे करनी है, मैं बॉस हूँ उसका, तो मैं क्या ऐसा रूल अपनाऊंगा कि उसको जो है उसका थोड़ा स्किल अपग्रेड होगा, थोड़ा सा वो काम ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन बताओ। सर, डिसेंट्रलाइजेशन सर। अरे तुमसे किसने पूछा है? तुम वो क्वेश्चन करो ना। हो गए सारे? यस सर, हो गए सर। सारे हो गए? सर लास्ट के 3 आते ही नहीं है सर।
ऊपर के 4 नहीं आते हैं, नीचे के 3 नहीं आते हैं, टोटल 7 हो गए। ये सर 7 नहीं आते हैं सर। अगर 7 के हिसाब से देखोगे तो आपने, अगर इसमें आपने अटेम्प्ट ही 75% पेपर भी नहीं कराया अभी। सर वो सर थोड़ा सर आते नहीं है सर। 65% पेपर आपने अटेम्प्ट करा है, और सर उसमें भी थोड़ा गलत पेपर है सर। तो और सुभान अल्लाह है, क्या ही कहें। तो सर 50% नंबर आएंगे सर। क्या 50% मेरे हिसाब से पेपर ठीक होगा सर। चलो मैं कल समझा दूंगा, वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ सुन लो। हम लोग आज खाली 14 प्रिंसिपल्स ही करेंगे। सीट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में तुम लोगों को पता है अश्मिता, अगर Yes, तुमको sir. याद हो Yes, तो sir. मैंने डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का तुम लोगों को एक चार्ट भेजा था उस पे। Yes sir, Yes, delegation sir. is a part of decentralization, but decentralization is not part of delegation. Yes, sir. हाँ मैंने भेजा था, नहीं भेजा था अश्मिता, तुम्हारे सामने भेज दिया भेजा था था, कि भेज नहीं दिया था। सर भेजा था आपने ग्रुप पर। अच्छा साथ में तुम आज एक्टिव क्यों नहीं हो? तो वो मेरा तुम्हारा नेटवर्क नहीं एक्टिव सही चल रहा है, मेरा नेटवर्क नहीं सही चल रहा है सही। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। बताओ। क्लास सुनो बेटा, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप देख सकते हो बाद में, पर कोशिश करो तुम, क्योंकि तुम सही हो पढ़ने में। अगर ट्राई करोगे अच्छे से तो तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा तुम पे फोकस रखता हूँ। सुनो और मेरे नंबर तुम्हारे तो सही आएंगे ऑलरेडी ही, अच्छे पर तुम आएंगे। दूसरों के नंबर में भी बैठ जाते हो, जाके दूसरे से किसी से पूछो तो उसमें भी तुम्हें ही बोलना है आगे। सुनो, there should be subordinate involvement through decentralization and manager retention on final authority and थ्रू सेंट्रलाइजेशन। मतलब आप ये समझो कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक फर्म है जिसमें बॉस ही सब कुछ है, और एक फर्म है जिसमें एम्प्लॉइज का भी डिसीजन मांगा जाता है। मतलब एम्प्लॉइज को भी काम दिया जाता है, डिसीजन नहीं मांगा जाता, उन्हें भी काम दिया जाता है कि उनके पास भी अथॉरिटी होती है, तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। और Yes, अगर sir. सिर्फ अथॉरिटी इसके पास है तो वो है सेंट्रलाइजेशन। अब ये चीज है कि जैसे इसकी अगर किसी फर्म में बताऊं तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे काम करता है कि अगर कोई मैनेजर है, उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटीज दी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, पहली बात उनका डेवलपमेंट होगा, उनका इन्रिचमेंट होगा, ये सब चीजें तो होंगी, पर आखिरी में जो है मैनेजर को चेक करना ही पड़ेगा कि क्या इन्होंने काम सही करा है कि नहीं करा, क्योंकि आखिरी में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी मैनेजर की ही होगी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अगर समझ गए हो तो सही है, वरना मैं दोबारा बता दूं। समझ गए सर। अच्छा ठीक है। Yes, sir. इसकी मैं अगर डेफिनेशन पढ़ूं, देयर शुड बी सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन एंड मैनेजर रिटेंशन ऑन फाइनल अथॉरिटी। मतलब फाइनल अथॉरिटी मैनेजर को चेक तो करना ही पड़ेगा कि मैंने इसको काम दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अथॉरिटी दी है थोड़ी सी, तो इसने काम सही करा भी है कि बहुत ही गलत कर दिया कि पता चले कि मैनेजर को भी ऊपर जवाब देना पड़ जाए कि ये क्या हो गया। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, स्केलर चेन पता है किसी को? No, sir. अच्छा सर स्केलर चेन में मैं तो हाँ बताओ बताओ। सर स्केलर चेन में मतलब जो सबऑर्डिनेट और सुपीरियर्स होते हैं उनको हाईएस्ट टू लोएस्ट की रैंक्स में रखा जाता है। हाँ राइट। देखो स्केलर चेन ऐसा होता है, ए बी सी डी ई एफ जी और ये सबसे सुपीरियर है, ये उसका सबऑर्डिनेट है, ये उसका सबऑर्डिनेट है, ये उसका सबऑर्डिनेट है, ये सबसे सुपीरियर है, ये उसका सबऑर्डिनेट है, ये उसका सबऑर्डिनेट है, ये उसका सबऑर्डिनेट। मुझे ये बताओ कि ये डेलीगेशन है डिसेंट्रलाइजेशन है? अश्मिता यस सर। ये डेलीगेशन है डिसेंट्रलाइजेशन है? तो इसमें सारी Sir, पावर एक delegation- तरफ जा रही है। अरे भाई तुम मत बोलो, जय तुम मत बोलो। हाँ अश्मिता तुम बताओ। सर मेरे हिसाब से ये पता नहीं सात्विक तुमको पता है सात्विक? सर इसमें सारी पावर एक तरफ जा रही है ना हाँ सर, तो ये वो है सेंट्रलाइजेशन है। नहीं, सारी पावर एक तरफ नहीं जा रही है बेटा, एक मतलब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को काम दे रहा है। देखो सर मैंने तुम्हें
चार्ट भेजा था उसका सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का। अश्मिता तुमने देखा नहीं सही से, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। डेलीगेशन और उसका एक मिनट, ये देखो, डेलीगेशन का मतलब होता है कंपल्सरी एक्ट। पहले तो मैं बता देता हूँ डेलीगेशन होता क्या है। डेलीगेशन का मतलब है एक सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को काम देना, और ओके डिसेंट्रलाइजेशन सर। का मतलब है इसको इससे मिला, इससे इसको इससे मिला, इसको इससे मिला, कि मतलब डेलीगेशन सब डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ही आता है। ये पूरा डिसेंट्रलाइजेशन है और ये अकेला जो है ये डेलीगेशन है। यस सर। समझे? यस सर। अब मुझे बताओ डेलीगेशन क्या होता है। तो डेलीगेशन ये होता है मतलब किसी एक सुपीरियर ने दूसरे को काम दिया है। डिसेंट्रलाइजेशन वो होता है जिसमें पावर शेयर होती है। अच्छा ठीक है, नाइस। एक मिनट रुकना बच्चों। हेलो सात्विक। थैंक यू सर। हेलो, आज में तबीयत खराब है क्या किसकी? तुम्हारी? हाँ हाँ थोड़ी बहुत। सुनो, ये डेलीगेशन होता है। अरे क्या हो रहा है ये, एक मिनट। शायद क्लास लंबी नहीं हो गई बहुत सर? हो गई है बेटा, पेपर आ रहे हैं तुम्हारे इसलिए कर रहा हूँ। सुनो यस सर। सर, मैंने एक Yes, प्लान sir. किया, आपको प्लान बताऊंगी? बेटा अब रुक जाओ थोड़ा, बाद में बताना। ये सुनो, डेलीगेशन का मतलब Yes, होता है sir. कि पावर जो है ना एक ही सबऑर्डिनेट को दी जा, मतलब अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ही सबऑर्डिनेट को दी जा रही है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पूरे उसमें। ये चार्ट है इसका, ये मैंने व्हाट्सएप पे भेज रखा है, या आप लोग पढ़ लेना, इसे मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? Okay, sir. हाँ सुनो सात्विक, यस सर। सॉरी जय, एक काम करो तुम लोग ना, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस सर। Yes, sir. Yes. तुम लोग ये 8वें नंबर तक, यहाँ तक ये इतना सर मुझसे कुछ कह रहे थे? हाँ 8 तक सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन तक पढ़ो। व्हाट्सएप पे मैंने एक भेज दिया था चार्ट, वो देख लेना। यहाँ तक पढ़ो, शाम को 10 बजे आज आधे घंटे की क्लास यस सर। होगी बचे हुए प्रिंसिपल्स के लिए, क्योंकि मैं एक साथ बता दूंगा, तुम लोग आधे से ज्यादा याद भी नहीं करोगे, और बाकी प्रिंसिपल्स मैं बताऊंगा लेकिन तुम लोगों को तब तक रीड करके लाने हैं अच्छे से। ओके सर। Okay, sir. ठीक है यस चलो सर। 10:30 बजे ना? हाँ आज की क्लास एंड करते हैं बच्चों। ओके सर सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर, बाय बाय सर। बाय। Thank you, sir. यार वो मेरे क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा आप सर। ठीक है, क्वेश्चन मैं चेक कर दूंगा। दूसरी चीज ये है कि शाम को 10:30 बजे, अरे ओके सर। शाम, सर मैं सोना जाऊँ सर? हाँ शाम को 10:30 बजे तक, मतलब क्लास ओवर हो जाएगी, 10 बजे ज्वाइन कर लेना बच्चों, ठीक है? ओके सर, ओके सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड। थैंक यू सर। ओके सर।